दोस्तों, दुनिया में कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं कि जब उस क्राइम का खुलासा होता है और जो कत्ल करने वाला व्यक्ति होता है, जब वो कत्ल करने के पीछे की वजह बताता है, तो बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि जो कत्ल करने वाला व्यक्ति होता है उससे लोगों को सिंपैथी हो जाती है और जिसका कत्ल हुआ होता है उससे लोगों को नफरत हो जाती है। और आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी भी इसी बात का एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, ताकि हमारी जो भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर रात 10 बजे अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग क्राइम से अवेयर रह सकें। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है 16 सितंबर साल 2023 से। और उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक थाना आता है, खंडासा थाना। और इसी खंडासा थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला लगता है, आज़ाद नगर घटोले। और ये जो आज़ाद नगर घटोली है, यहीं पर लगभग 16 सितंबर साल 2023 को दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे के आसपास का समय था। अब 3:30 बजे के आसपास का समय था। चौराहे पर सड़क किनारे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कुछ लोगों की वहां पर दुकानें थी, कुछ लोग वैसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए थे। अच्छा, थोड़ी ही देर पहले बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद में जो मौसम था और ज़्यादा सुहाना हो गया था, तो इसलिए लोग वहां पर बैठकर बस आनंद ले रहे थे। जो रोड पर गाड़ियां वगैरह गुजर रही थी, रोड चूंकि गीला था, तो उन गाड़ियों को देखते उसके बाद नज़र अपने कामों पर लगा लेते। इसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में लोग देखते क्या है कि स्प्लेंडर बाइक है। उस स्प्लेंडर बाइक को एक लड़का चला रहा है, एक लड़का पीछे बैठा हुआ है। बीच में उन्होंने पॉलिथीन का कुछ ऐसा सामान सा रख रखा है। और चूंकि ये जो बाइक थी काफी तेजी में थी, रफ्तार में थी, तो इसी जगह पर जहां पर ये सारे लोग बैठे हुए थे एक ब्रेकर है। और उसी ब्रेकर के जस्ट नजदीक में एक बालू और बजरी की दुकान है, रेता बजरी की। अब चूंकि बारिश हुई थी तो रेता बजरी फिसल कर बहुत सारी उस ब्रेकर के नजदीक भी आ चुकी थी, बहुत सारी कीचड़ भी थी। और जैसे ही वो स्प्लेंडर बाइक उस ब्रेकर के पास से तेजी से निकलती है, तुरंत वो बाइक फिसल जाती है। और जैसे ही बाइक फिसलती है, तो जो उनके बीच में प्लास्टिक की पॉलिथीन में जो गठरी रखी हुई थी, साथ के साथ वो जो दोनों लड़के थे वहीं पर बालू पर जाकर गिरते हैं। अब दोस्तों, जब इस तरीके से वो बाइक अचानक से फिसलती है, दोनों लोग जाकर बजरी पर गिरते हैं, तो वहां पर जो लोग बैठे हुए होते हैं एकदम से घबरा जाते हैं कि भाई ये दोनों लोग बजरी पर जाकर गिरे हैं, बहुत ज्यादा चोट भी लगी होगी। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों को बचाना चाहिए, उठाना चाहिए। लिहाजा वो लोग इन दोनों की मदद करने के लिए उस बजरी के नजदीक पहुंचते हैं और इन दोनों को जैसे तैसे कर उठाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बाइक को उठाता है, 2-3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन दोनों को उठाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोचते हैं कि इनका जो सामान है ये भी गिर गया है, इसको भी उठा लीजिए। अब चूंकि सामान के ऊपर नजर पड़ती है तो पता चलता है कि इस सामान के अंदर से कुछ रेड कलर का एक लिक्विड सा बह रहा है। अब लोगों को ये लगता है कि शायद इनका कोई सामान होगा, शायद वो फट गया है। अब लोग ये सोचते हैं कि सामान सुरक्षित है भी या फिर नहीं है। लेकिन जैसे ही उस पॉलीथीन के बैग को इधर उधर थोड़ा सा हटाने की कोशिश करते हैं, तो उस पॉलीथीन की बैग से एक इंसानी हाथ बाहर निकल कर आ जाता है। अब जो लोग वहां पर पहुंचे थे एकदम से घबरा जाते हैं। पहले ये लोग दोष दे रहे थे कि इस तरीके से बारिश हुई, रेता बजरी बह कर आई, इतना ऊंचा बैरियर क्यों बनवा दिया गया, क्योंकि ये दोनों लोग गिर चुके थे। लेकिन यहां पर अब पॉलिथीन के अंदर से जब एक हाथ निकल कर आता है तो ये सारे लोग घबरा जाते हैं। अब ये लोग कुछ सोच पाते, समझ पाते, इससे पहले ही वो दोनों लोग जो यहाँ पर बाइक से गिरे थे, जिन लोगों को इन लोगों ने उठाया था, वो दोनों लोग अपने आप को जैसे तैसे कर लोगों की भीड़ से छुड़ाते हैं और उसके बाद में बड़ी तेज रफ्तार के साथ में भाग लगा देते हैं। अब जितने भी लोग उस घटना स्थल पर मौजूद थे, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। अचानक से एक बाइक आती है, बाइक से एक गठरी नीचे गिर जाती है, बाइक फिसलती है। उसके बाद में जब ये लोग उन्हें बचाने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पर उस बैग से एक जो है वो इंसानी डेड बॉडी मिलती है। लिहाजा ये दोनों तो अब भाग चुके थे। उसके बाद में ये होता है कि चलो इस बार इस पॉलिथीन को खोलो, इसके अंदर है क्या। और जैसे ही जो पॉलिथीन एक कपड़े के ऊपर लपटी हुई थी, उस पॉलिथीन को उतारा जाता है, तो अंदर एक गद्दा है, गद्दे के साथ में एक चादर है और उस चादर के अंदर एक इंसान की डेड बॉडी लिपटी हुई है। लिहाजा अनफान में इस बात की जो सूचना होती है तुरंत पुलिस को दे दी जाती है। अब पुलिस के पास सूचना पहुंच चुकी थी। दिन दहाड़े एक लाश एक चौराहे पर आकर खुद ब खुद गिर गई थी। पुलिस की जो टीम होती है तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद में उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है।
ना कि डेड बॉडी को कस्टडी में लेती है बल्कि लोगों से पूछताछ भी करती है कि यहाँ पर कौन ऐसे लोग थे जो डेड बॉडी को फेंक कर गए, क्योंकि अभी तक पुलिस को भी वो चीज़ें समझ नहीं आई थी कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। लिहाजा डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। इधर सवाल यह था कि आखिर कौन लोग थे जो इस डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक कर गए। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर फेंक कर कोई नहीं गया साहब, बस दो लोग बहुत तेजी के साथ में जा रहे थे। चूंकि ब्रेकर ऊंचा था और वहां पर फिसलन भी थी, इस वजह से गाड़ी फिसल गई। हम लोगों ने सोचा इन लोगों को उठाना चाहिए, इन लोगों को बचाना चाहिए, शायद किसी की चोट पेट लग गई हो। लेकिन हम लोग जब पहुंचे तो वहां पर हमें इस बैग से खून सरिस्ता हुआ दिखाई पड़ा। हम लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो जो दोनों लड़के थे वो अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस ये मामला दर्ज करती है कि इस तरीके से दिन दहाड़े एक चौराहे पर आकर लाश गिर गई। आखिर कौन था, आखिरकार वो लोग इस लाश को लेकर कहाँ जा रहे थे, कत्ल कहाँ पर हुआ, कत्ल करने वाले लोग कौन थे, कत्ल किसका हुआ, ये तमाम तरीके के जो सवाल थे ये पुलिस के जहन में थे। लेकिन सवाल फिर वही था कि आखिरकार कातिल कौन था और मरने वाला व्यक्ति कौन था। लिहाजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि मरने वाला जो व्यक्ति था ये पुरुष था और इसको कुल्हाड़ी से बड़ी ही बेरहमी से काटा गया था। अब ये चीज़ें तो साफ थी कि कत्ल बहुत ही ज़्यादा विध्वस्त तरीके से किया गया था, बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से किया गया था। क्योंकि आमतौर पर अगर नॉर्मल मर्डर होता तो लोग गला दबाकर मारते हैं, फिर छोटा मोटा कोई कट लगा देते हैं। लेकिन कुल्हाड़ी से जिस तरीके से काटा गया था ये चीज़ें बता रही थी कि आखिरकार कत्ल कितनी ज़्यादा बेरहमी के साथ में किया गया है। अब सवाल यह था कि आखिरकार मरने वाले व्यक्ति की पहचान हो जाए, लेकिन पहचान कैसे हो यहाँ पर तो कोई जानता ही नहीं। लिहाजा फिर पुलिस वाले फैसला करते हैं जो गाड़ी हमने घटना स्थल से बरामद की थी एक बार उसी गाड़ी की डिटेल निकाली जाए। गाड़ी किसके नाम पर है, कौन उसे चला रहा था। अगर एक बार गाड़ी की डिटेल्स निकल आएगी तो हो सकता है कातिल और जिसका कत्ल हुआ है ये सारी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास में आ जाए। लिहाजा पुलिस वाले उस बाइक का जो नंबर था UP 41 AY 3546 जो स्प्लेंडर थी ब्लैक कलर की, इसके बारे में पता निकालना शुरू करते हैं। अब RTO ऑफिस से सारी डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो बाइक है ये किसी शाकिब नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब शाकिब के बारे में पता किया जाता है कि भाई कहाँ का रहने वाला है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि शाकिब जो है वो रुदौली कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है परसौली गांव, उसी गांव का रहने वाला। अब जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, अब पुलिस थोड़ा सा रिलैक्स होती है। पुलिस सोचती है कि जिसकी बाइक है उसका पता चल चुका है, लिहाजा जिसकी बाइक है हो सकता है कि वही लोग कातिल हों। एक बार जाएंगे उस गांव से शाकिब को उठाएंगे, थोड़ा सख्ती से पूछताछ करेंगे, चीज़ें सामने आ जाएंगी, कातिल का भी नाम सामने आ जाएगा और जिसका कत्ल हुआ उसका नाम भी सामने आ जाएगा। लिहाजा वहाँ की जो पुलिस होती है रुदौली कोतवाली थाना क्षेत्र में इत्तला करती है कि परसौली गांव के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम शाकिब है, उसकी बाइक हमें मिली है और उस बाइक से एक इंसान की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जाया जा रहा था और उस बाइक से एक डेड बॉडी मिली है। लिहाजा आप लोग जाइए, साथ में हम लोग भी आ रहे हैं और इस शाकिब को अरेस्ट कीजिए। अब पुलिस की जो टीम होती है तुरंत परसौली गांव पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में शाकिब का होलिया ये सारी चीजें जब देखती है तो एकदम से उलझ जाती है। दरअसल पुलिस वाले ढूंढने गए थे कातिल को, लेकिन जिस व्यक्ति की वो डेड बॉडी थी वो बाइक भी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। यानी जिसका कत्ल किया गया था उसी की बाइक को, उसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यूज किया जा रहा था। यानी कातिल दोनों कोई और थे और जिसकी बाइक थी उसी का कत्ल हो चुका था। लेकिन पुलिस वालों को एक उम्मीद जब बनती है, जब पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है जिसका कत्ल हुआ कम से कम उसके बारे में तो कुछ जानकारी मिली, लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है परिवार वालों को इत्तला करते हैं, डेड बॉडी उनके हवाले कर देंगे। लेकिन जब परिवार वालों के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो यहाँ से पुलिस को बहुत ही मायूसी हाथ लगती है। दरअसल ये जो लड़का था शाकिब, इसकी उम्र 35 वर्ष के आसपास थी और इसके 3 और भाई भी थे, माँ और पिता थे। लेकिन माँ और पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। जो 3 भाई थे उनकी भी पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी अब घर के अंदर महज शाकिब ही अकेला बचा हुआ था। अब पुलिस वाले ये पता करते हैं कि शाकिब जो है वो करता क्या था, क्या काम था इसका। भले ही रिश्तेदार ना हो, दोस्त ना हो, तो ये तो पता चले कि काम क्या करता था। जब काम के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि शाकिब जो है वो झाड़ फूंक का काम किया करता था। यानी जिन जिन्नातों को भगाता था और इंसान को झाड़ फूंक कर ठीक किया करता था। यानी एक तरीके से एक बाबा टाइप का व्यक्ति था, तांत्रिक था, मौलाना था, जो भी कहें। अब इस तरीके का एक व्यक्ति था, परिवार में कोई बचा नहीं। इसलिए पुलिस वाले अब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस शाकिब का कोई रिश्तेदार भी है फिर नहीं।
आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि हाँ, शाकिब की एक बहन है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है शाकिब की, उस बहन को इत्तला करती है। बहन आती है, डेड बॉडी को कस्टडी में लेती है, अपने अंडर में लेती है। उसके बाद में रिश्तेदारों की मौजूदगी में उस डेड बॉडी को सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। अब डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था। बहन जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है और उसके बाद में पुलिस वाले बहन से ये भी पूछते हैं, क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है, कोई डाउट है, या फिर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पैसों का लेन देन, कुछ ऐसी जानकारी हो जो कुछ संदिग्ध हो तो आप हमें दे सकते हैं। तो जो बहन होती है वो कहती है कि नहीं साहब, मुझे किसी के ऊपर कोई डाउट नहीं है। लिहाजा पुलिस वाले अब आस पड़ोस के लोगों से ये पता करते हैं कि जहाँ पर कत्ल हुआ था वो जगह कौन सी है, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जहाँ का ये व्यक्ति रहने वाला है वहाँ से अयोध्या, जहाँ पर डेड बॉडी मिली है, जगह काफ़ी दूर है, फासला है। तो ऐसे में कैसे पता लगाया जाए? फिर आस पड़ोस के लोगों से ये पता करते हैं कि शाकिब को लास्ट बार कब तक घर पे देखा गया था। तो पता चलता है कि शुक्रवार तक तो शाकिब जो है वो घर पे ही था। अगर शनिवार कहीं गया हो तो गया हो, लेकिन शुक्रवार को शाम तक तो लोगों ने शाकिब को घर पे ही देखा था। लिहाजा पुलिस वाले उस बिस्तर के बारे में पता लगाते हैं जो डेड बॉडी के पास से मिला था। अब जब बिस्तर के बारे में पता लगाते हैं, घर के अंदर छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि ये बिस्तर किसी और का नहीं बल्कि शाकिब का ही बिस्तर है, क्योंकि घर के अंदर बिस्तर मौजूद ही नहीं था। और साथ के साथ अब ये पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि जो क्राइम है वो इसी घर के अंदर हुआ है और डेड बॉडी को उसी की बाइक का इस्तेमाल कर दूर दराज कहीं फेंकने का इरादा था। लिहाजा पुलिस वाले जब घर को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली हो जाती हैं कि हाँ, जो क्राइम है वो इसी घर के अंदर हुआ है। लेकिन घर के अंदर क्राइम हुआ है, क्राइम किसने किया है, ये चीज़ें अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल थी। अब जब पुलिस को हर तरफ से निराशा की हाथ लग रही थी, इसलिए पुलिस वाले अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, चूंकि जो क्राइम है वो घर के अंदर ही किया गया था, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को परेशान भी कर रही थी। इसलिए पुलिस वाले अब ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इस घर के अंदर, चूंकि जो साकिब था अकेला ही रहा करता था, एक पत्नी थी वो भी कहीं गायब है। तो शुरुआत में ये भी शक हुआ कि पत्नी का इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन जब पत्नी के बारे में डिटेल्स वगैरह जुटाई जाती हैं तो ऐसा लगता है कि पत्नी का इसमें हाथ नहीं है। लिहाजा फिर पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से ये पूछताछ करते हैं कि इस घर के अंदर कौन से ऐसे लोग थे जिनका आना जाना था। अब जब ऐसे लोगों के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि दो लड़के अक्सर साकिब के घर पे आया करते थे। चूंकि साकिब झाड़ फूंक का काम किया करता था तो लोगों को लगा कि नॉर्मली बात होगी, लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों लड़के इस एरिया के ही नहीं थे। और ये भी अगर देखा जाए तो दोनों की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर था। शाकिब इन्हीं के साथ अपना टाइम बिताया करता, कभी कभी ये दोनों रुक भी जाया करते थे। अब यहाँ पर भी दो लड़कों का जिक्र है, जहाँ पर डेड बॉडी मिली वहाँ भी दो लड़कों का जिक्र है। इसलिए पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है कि वही दो लड़के इस कत्ल में शामिल हो। लिहाजा अब मोहल्ले पड़ोस के लोगों से उनका हुलिया, उनकी डिटेल्स वगैरह ली जाती है और आखिरकार पुलिस को उन दोनों की डिटेल्स मिलती है। पुलिस जाती है, उनकी फील्डिंग सेट करती है और उन दोनों को उठा लेती है। उठाने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेकर आया जाता है। पुलिस थाने लाने के बाद में अब इनसे पूछताछ की जाती है। शुरुआत में ये दोनों बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लेकिन पुलिस वाले जब अपना वाला रवैया अपनाते हैं, अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं, कि मेहमान नवाजी करते हैं, तो फाइनली ये दोनों टूटते हैं। न कि टूटते हैं बल्कि अपना जुर्म कबूल भी करते हैं। उसके बाद एक कहानी सुनाते हैं और जो ये कहानी सुनाते हैं वो कहानी बेहद ही निराशाजनक, अफसोसनाक कहानी थी। दरअसल जिन दोनों लड़कों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था, इसमें एक लड़के का नाम सलीम था जो कि अमेठी का रहने वाला था। एक लड़के का नाम गुलफाम था जो कि अयोध्या का रहने वाला था। अच्छा, सलीम और गुलफाम इन दोनों के बीच में दोस्ती थी तो सोचा कहीं पढ़ने जाया जाए। अब पढ़ने जाया जाए तो फिर कहाँ जाया जाए? तो रुदौली के अंदर एक मदरसा पड़ता है। सोचते हैं कि चलो ठीक है, वहीं पर पढ़ाई लिखाई करते हैं। उसके बाद में ये दोनों मदरसा पहुंच जाते हैं। अब मदरसा पहुंचने के बाद में अपनी पढ़ाई जो थी वो शुरू करते हैं। कहीं पर अगर कोई तकरीर होती, कहीं पर कोई न्याज नज़र होती तो वहाँ पर जाते, सोचते थोड़ा दीन का काम भी कर लेंगे। अब जब ऐसे ही कई जगहों पर इनका जाना होता है तो एक मिलाद के अंदर इनकी मुलाकात होती है इसी शाकिब के साथ में। शाकिब जो कि वहाँ पर तकरीर करने के लिए आया हुआ था, अच्छा मौलाना था, पीर बाबा कहकर लोग इसको पुकारा करते थे, बड़ा आलिम था। लिहाजा साकिब से जब इनकी मुलाकात होती है तो बातचीत शुरू होती है। साकिब अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, ये लोग अपने बारे में बताते हैं। तो शाकिब इनको बताता है कि दरअसल उसके पास में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उसने चिल्ला कर रखा है, जिन उसके कब्जे में है, जिसे चाहे मुर्गा बना सकता है, जिसे चाहे बिल्ली बना सकता है, जिसे चाहे जो जानवर बनाते हैं। और किसी के घर में अगर जिन है तो उनको भी बाहर निकाल सकता है। 10-12 जिन तो वो अपनी जेब में लेकर घूमता है। इस तरीके की तमाम बातें जब ये इन दोनों को बताता है, यानी गुलफाम और सलीम को,
तो शाकिब तो ये सारी बातें बता चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं गुलफाम और सलीम शाकिब की इन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि शाकिब तो बड़ा अच्छा मौलाना है, बहुत लंबा चौड़ा बुजुर्ग है, भाई जिन अपनी जेब में लेकर घूमता है, किसी को कुत्ता बिल्ली भी बना सकता है। इसलिए ये दोनों अब ये फैसला करते हैं कि शाकिब की ही रहनुमाई में अब उनसे ये शक्तियां सीखेंगे। लिहाजा उसके बाद में शाकिब का नंबर वगैरह एक्सचेंज होता है, आना जाना शुरू होता है। शुरुआत में दो चार बातें इधर उधर की शाकिब सिखाता है। अब चूंकि शाकिब के पास ऐसा तो कुछ था नहीं, बस उसने बड़ा चढ़ा कर कुछ बातें मारी थी। अब जैसे ये सारी बातें बताता है तो उसके बाद में शाकिब जो था अब कहीं ना कहीं इन दोनों के ऊपर गंदी नजर रखने लगा था। उसके बाद में इन दोनों को डराता है, धमकाता है कि देखो, जो मैं तुम्हारे साथ करने के लिए बोलूंगा वो तुम मेरे साथ करते जाओ, और अगर तुमने वो सब कुछ नहीं किया तो फिर तुम्हें कुत्ता बिल्ली बना दूंगा। अब ये दोनों डर जाते हैं। उसके बाद शाकिब मौलाना इनको लिटाता है। लिटाने के बाद में इन दोनों का रेप करता है, इन दोनों के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, और उसके बाद में इन्हें डराता है कि देखो, इस बारे में किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, और तुमने कहीं बताया तो फिर समझ लेना, तुम्हें मैं बिल्ली बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा, गीदड़ बना दूंगा। इस तरीके से डराता धमकाता है। अच्छा, ये दोनों डर भी गए। अब आए दिन जो शाकिब था इनका शारीरिक शोषण करना शुरू कर देता है। अब ये दोनों इस शारीरिक शोषण से इतना ज्यादा तंग आ चुके थे कि किसी भी तरीके से शाकिब से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन इनको डर ये भी था कि अगर कहीं जाएंगे, भागेंगे, तो शाकिब हमें कुत्ता बिल्ली बना देगा। अब फिर तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। लिहाजा इसी कश्मकश में ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर शाकिब जिंदा रहेगा तो फिर ऐसे ही परेशान करेगा, बेहतर यही होगा कि हम लोग इसका कत्ल करते हैं, और अगर मार देंगे तो फिर हमें हमारे ऊपर कोई जादू ये कर नहीं सकेगा। इसलिए प्लान बनता है। प्लान के मुताबिक शनिवार वाले दिन ये लोग कुल्हाड़ी लेकर शाकिब के घर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में शाकिब का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद में उसकी डेड बॉडी को वहीं बिस्तर गद्दे में लपेटते हैं, ऊपर से एक पॉलीथीन लपेटते हैं, और उसके बाद में इन्होंने सोचा था डेड बॉडी को कहीं नहर में ले जाकर फेंक देंगे। अब चूंकि शाकिब के घर में कोई ऐसा है नहीं, कोई पहचान, कोई शनाख्त कर नहीं पाएगा, इसलिए शाम को हम लोग मदरसे पहुंच जाएंगे। इसलिए दिन में ही ये लोग डेड बॉडी को लेकर निकलते हैं, और उसके बाद में आजाद नगर घटोली चौराहे पर, चूंकि कीचड़ थी, फिसलन थी, बारिश हुई थी, वहीं पर बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। बाइक की रफ्तार भी तेज थी। जब बाइक डिसबैलेंस होती है, गिरती है, तो वो जो पॉलीथीन का एक लपेटा हुआ बंडल था वो भी गिरता है, और इसी में कहीं पॉलीथीन फट जाती है। जब पॉलीथीन फटती है तो उसमें से खून बाहर आ जाता है, और इसी वजह से ये दोनों वहां पर पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन किसी तरीके से ये अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस की कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत के बाद में 3 से 4 दिन के अंदर ही पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। लेकिन जब ये दोनों पूरी कहानी पुलिस को सुनाते हैं तो पुलिस वाले इन दोनों के चेहरे को ही देखते रहते हैं, क्योंकि इन दोनों के साथ में बड़ा गलत हुआ था। मौलाना ने जादू टोने के दम पर इन दोनों का रेप किया, इन दोनों का शारीरिक शोषण किया, और जिसका अंजाम ये हुआ कि मौलाना को अपनी जान गंवानी पड़ गई। आप लोगों को इस कहानी के अंदर भले ही इन दोनों लोगों के साथ में सिंपैथी हो, लेकिन इन दोनों लोगों ने क्राइम किया है। अगर ये दोनों चाहते तो पुलिस का सहारा भी ले सकते थे। क्राइम किसी भी बात का कोई हल नहीं होता। क्राइम के बाद में मुश्किलें हमेशा बढ़ती हैं, इसलिए इंसान को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। पिछले 4-5 दिन पहले वीडियो बनाया था और फ़ोन वगैरह चेंज किया, इसमें एक शादी भी अटेंड करना थी, तो 5 दिन गैर हाजिरी रही। आप लोग गुस्सा है, नाराज़ है, मैं आपकी बात को मानता भी हूँ, समझता भी हूँ, लेकिन चूंकि मोबाइल बदला, फिर एक शादी थी, तो सारी सेटिंग्स वेटिंग्स ये करने में आज के बाद देखेंगे क्वालिटी आप लोगों को बेहतर मिलेगी, तो इसमें समय लग गया। लेकिन आइंदा से, आगे से इन चीज़ों का मैं ख्याल रखूंगा। बहरहाल पिछली लास्ट वीडियो पे आप लोग के जो कुछ कमेंट्स थे, वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों, जो आपके कमेंट्स थे उसमें मनदीप वर्मा की पत्नी है, लिखते हैं, नमस्ते सर जी, 30 जनवरी को मेरा बर्थडे है, विश कर देना, प्रदीप वर्मा, जलंधर पंजाब से। तो प्रदीप वर्मा जी, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, आपका बर्थडे था 30 जनवरी को और मैं पिछले 5 दिन से लापता हूँ। थोड़ी सी मुश्किलें थी, प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेट विश कर रहा हूँ, आप माफ़ करेंगी, और आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे साल को डेफिनेटली मैं बहुत पहले ही विश कर दूंगा। मोहम्मद जोरेस प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, मेरे भाई शुक्रिया आपका। मिनी ब्लॉग हैं, प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। साहिल हैं, शहाबुद्दीन का नाम है, तो प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया जी। उसके बाद में उत्कर्ष हॉलीवुड लिखते हैं, ये कलयुग है, इसमें हर तरह के अपराध होंगे, नाइस स्टोरी एक्सप्लेन। तो उत्कर्ष जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में ए चौधरी लिखते हैं, कोई रिश्ता ऐसा नहीं बचा जो झूठी कसम खा ले कि ये रिश्ता तार तार ना हुआ हो। बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आपका आभारी हूँ। उसके बाद में मेम करके आईडी लिखते हैं, सर आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत बढ़िया है, तो शुक्रिया मेरे भाई। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, बाप बेटे को मार सकता है, यकीन नहीं होता।
तो आज के इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में दिलबाग खैरा है, लिखते हैं दुनिया का अंत होने वाला है। तो दिलबाग खैरा जी शुक्रिया आपका, आपने कमेंट्स किया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस भाई, शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, मेहनत करते रहिए, रंग जरूर लाएगी, शुक्रिया आपका। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आपका कहानी सुनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, ऐसा क्यों, रोज़ कहानी नहीं डालते हैं क्या? तो बालिश बिहारी जी, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं अब चूंकि पिछले 5 दिन से गायब हूँ, कुछ कह भी नहीं सकता। मेरा सर है आपका जूता, जितना चाहे मार लें, क्या करा जाए, मजबूरी थी। राधेश्याम शर्मा है, लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं, लिखते हैं परमात्मा उस बाप को सदा सद्बुद्धि देता, इतना घिनौना काम नहीं होता, शुक्रिया आपका। सोहनलाल सेतिया जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कमेंट्स करती हैं। धीरज सिंह लिखते हैं राम राम मलिक भाई, दुनिया में राक्षस भरे पड़े हैं, इसका क्या ही कुछ कहें सकते हैं, स्टोरी अच्छी है और आप अच्छे बोलें, दुखद घटना है, शुक्रिया आपका। सुनत्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनत्यागी शाहनवाल शहर से सुनते हैं, शुक्रिया। वेदांत अग्निहोत्री लिखते हैं डॉक्टर ए के अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। दिलबाग खैरा लिखते हैं सर लोगों को पता नहीं क्या हो गया, शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज सचिन चौधरी जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।